कि जनरल मुशर्रफ जो हैं वो अब हमारे दरमियान नहीं रहे। जनरल मुशर्रफ से जब मेरी पहली मुलाकात हुई थी, मुझे याद है, मैंने उनसे खुलकर सवाल पूछे और मैंने सबसे पहले उनसे जो सवाल पूछा कि आपने आईन पाकिस्तान को तोड़ा। रिटायर हुए थे तो उन्होंने एक लफ्ज़ बोला था अपनी स्पीच में, जो उनका आखिरी स्पीच थी, उसमें आखिरी जो जुमला था, और वो वही जादूगर था, हफीज़ शेख, जो इमरान खान का भी जादूगर था। बाल बाल जो है वो कर्जे में डुबो के चले गया। हफीज़ शेख हो, शौकत तरीन हो, ये ड्रामेबाज लोग जो हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबशर लुकमान है और आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं इस वक्त कराची एयरपोर्ट पे हूँ और आज मुझे यहाँ पे सुबह को इत्तला मिली थी दोपहर को कि जनरल मुशर्रफ जो हैं वो अब हमारे दरमियान नहीं रहे और वो फौत हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जो दुनिया में आया उसने अपने रब के पास तो वापस जाना है और ये तो अल्लाह ताला का हुक्म है और उस उसका हुक्म नहीं टाला जा सकता। वो जो मर्जी हो, वो बड़े से बड़ा हो, छोटे से छोटा हो, ताकतवर से ताकतवर हो, अमीर हो, गरीब हो, सब ने अपने रब के पास वापस जाना है और एक दिन सबकी दौलत, जायदाद, माल मुता, ताकत, अहकामात सब यही रह जाने हैं, डरे के डरे, और आगे सिर्फ जाने हैं तो अपने अमाल जाने हैं। वो अमाल जो अल्लाह के लिए किए, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक किए, या अल्लाह की मखलूक के लिए किए। हमें जब भी ऐसा कोई वाक़या होता है तो सबसे पहले तो अपनी कब्र को याद करना चाहिए कि ये नहीं है कि अगर कोई एक चला गया तो हम नहीं जाएंगे, खुदा न खास्ता हम रह जाएंगे। लोग इस मौके पे, मैं देख रहा हूँ, दोपहर से मैं देख रहा हूँ कि मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह पे बड़ी तबाह आजमाई कर रहे हैं। कोई उसको कॉन्स्टिट्यूशन का ब्रेकर कह रहा है, कोई उसको कुछ कह रहा है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ क्या वो हमारे दरमियान नहीं रहे। तो अब ज़ातियात पे तो मैं क्या बात करूँ, मैं तो उनकी सिर्फ तारीफ़ कर सकता हूँ। मेरा तो उनसे ताल्लुक़ रहा है, बहुत गहरा ताल्लुक़ रहा है, बड़ा अच्छा ताल्लुक़ रहा है और कभी भी मैंने इसको डिनाई नहीं किया, मैंने हमेशा इसको एक्नॉलेज किया। क्योंकि मेरे जो दोस्त होते हैं या मेरे ऊपर जिन्होंने कोई अच्छा किया होता है, मैं जब वो ताकत में नहीं होते तो उसके बाद उनको लेट डाउन करने में बिलीव नहीं करता। जनरल मुशर्रफ से जब मेरी पहली मुलाकात हुई थी, मुझे याद है, तो वो एक इंटरव्यू करना था बिज़नेस क्लास के लिए। उस वक्त मैं बिज़नेस क्लास में था, करियर का आगाज़ था और मैंने किया और मैंने उनसे खुलकर सवाल पूछे और बड़ी मुझे हैरानी हुई थी, क्योंकि उससे पहले ये होता था कि हम इंटरव्यूज़ अगर किसी बड़े आदमी के करने होते थे तो हमें बताया जाता था कि जी आप सवाल पहले बताएं, पूछें, पहले पूछ लें कि क्या क्या पूछना है ताकि उस हिसाब से हो, ये हो। तो जनरल साहब को मैंने पूछा कोई ऐसी चीज़ जो आप चाहते हो कि मैं ना पूछूं या पूछूं। तो उन्होंने कहा कि जो तुम्हारा दिल करता है, जो तुम्हारे दिमाग में आता है तुम वो पूछो, खुलकर पूछो, जवाब देना मेरा काम है। ठीक है जी। और मैंने सबसे पहले उनसे जो सवाल पूछा कि आपने आईन पाकिस्तान को तोड़ा, आपने आईन शिकनी की, हाउ डू यू फील अबाउट दैट? जनरल साहब ने उसका बड़ा तहम्मुल से जवाब दिया। उनका कि देखो, आईन होता है मुल्क के लिए, मुल्क को चलाने के लिए। तो अगर खुदा न खास्ता मुल्क को खतरा पड़ जाए, रियासत को खतरा पड़ जाए, मुमलिकत को खतरा पड़ जाए, तो आईन एक कागज़ का टुकड़ा है। तो हम जो आए, हमने जो इंटरवेंशन की, ये अपने मुतल्लिक को कह लेते हैं, तो बेसिकली पाकिस्तान को बचाने के लिए की। क्योंकि जो इस वक्त पाकिस्तान का हाल हुआ है वो आप देख लीजिए, वो सबको पता है उस वक्त क्या हाल था और क्या नहीं था। बहरहाल अगर आप PMLN से आपका ताल्लुक है तो आपको ये बात बहुत बुरी लगेगी। लेकिन अब जो मैं बातें करने लगा हूँ, आजकल रोज़ लोग कंपैरिजन करते हैं, तहरीक इंसाफ वाले भी करते हैं, नून लीग वाले भी करते हैं, पीपल्स पार्टी वाले भी करते हैं, अपने अपने अदवार में महंगाई का कंपैरिजन कर रहे होते हैं, डॉलर का कंपैरिजन कर रहे होते हैं। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि जो पाकिस्तान की मईशत जितनी परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने में अच्छी थी, उतनी तो मैंने किसी जमहूरी दौर में नहीं देखी। मेरा ख्याल है कि
जितना मुस्तहकम मैंने डॉलर को उस वक्त देखा 60 रुपए के ऊपर कि साल साल वो रहा, मैंने नहीं कभी इतना मुस्तहकम देखा। जितनी पाकिस्तान की जीडीपी थी और जो ग्रोथ थी वो 6%, 6.5% रेगुलर हर साल, बल्कि एक साल तो ऐसा भी हुआ कि आईएमएफ का सारा कर्जा चुका दिया पाकिस्तान और आईएमएफ को फारिग कर दिया। तो कई साल आईएमएफ पाकिस्तान नहीं आ सका। उसके बाद जब वो गए तो पहली बारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़माने में दोबारा से आईएमएफ को अप्रोच किया गया था और वो वही जादूगर था हफीज शेख, जो इमरान खान का भी जादूगर था, जो पाकिस्तान को बाल बाल जो है वो कर्जे में डुबो के चले गया। हफीज शेख हो, शौकत तरीन हो, ये ड्रामेबाज लोग जो हैं, आप देख लेंगे किसने आईएमएफ के हाथों गिरवी रखा और किसने छोड़ दिया वहाँ पे। जनरल मुशर्रफ का जो तर्ज गवर्नेंस था उसको मैं बड़ी डिटेल में बयान कर सकता हूँ, क्योंकि बहरहाल मैं जब वो प्रेसिडेंट थे तो मैं मिनिस्टर भी था और एक से ज़्यादा वजारतें थी मेरे पास। बट वो उनका जो एक असल रूप जो था, वो जो किसी को नहीं पता कि वो बहुत खुदा तरस इंसान थे। बल्कि एक दफ़ा मैं पाकिस्तान टेलीविज़न कॉरपोरेशन के रीऑर्गेनाइजेशन के ऊपर उनके पास कुछ मैं प्रेजेंटेशन लेके गया और मैंने उनको बताया कि जी तमाम हमारे जो सीनियर्स हैं सारे लोग हमें अब ये बताते हैं कि पीटीवी में से इतने हज़ार लोगों को फारिग करना पड़ेगा, नौकरी से निकालना पड़ेगा अगर इसको चलाना है। तो उन्होंने पूरी प्रेजेंटेशन सुनी था से, अब मुझे कहते हैं यार मुबशर सब कुछ ठीक है, इसको रीऑर्गेनाइज करने के लिए जितना फंड चाहिए बताओ। लोग 30-30, 40-40 साल नौकरी करते हैं सरकार में कि जनाब उसके बाद हम रिटायर होंगे, हमें पेंशन मिलेगी, हमें मेडिकल फैसिलिटीज मिलेगी, हमें ओल्ड एज बेनिफिट्स मिलेंगे, और तुम अगर उनको ख़त्म कर देते हो तो तुम उनकी पूरी ज़िंदगी की मेहनत को ज़ाया करोगे, तो मत करो इसको ख़त्म। तो मैंने कहा फिर इनका क्या करेंगे हम, क्योंकि ये तो पीटीवी में है और ये तो काम करने की आदत नहीं है इनको। तो उनका ऐसा करो एक और चैनल बना दो, इनको उधर लगा दो, चलो इनकी उसके ऊपर इनको एवेल्युएट करना शुरू हो जाए कि अब आप काम करते हैं कि नहीं करते हैं, ताकि उनको भी एक फेयर अपॉर्चुनिटी मिले और तुम्हारा भी नुकसान नहीं होता, उसको हम अलग से फंड कर लेते हैं। बहरहाल ये एक छोटी सी बात थी, लेकिन उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया कि जब आप किसी को नौकरी से फारिग करते हैं तो उसके क्या रेमिफिकेशंस हो सकते हैं। फिर रिटायरमेंट के बाद भी जब रिटायर हुए थे तो उन्होंने एक लफ्ज़ बोला था अपनी स्पीच में, जो उनका आखिरी स्पीच थी, उसमें आखिरी जो जुमला था वो था पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज़। उस वक्त कई लोग समझते थे कि एक इमोशनल जुमला क्योंकि वो जा रहे हैं तो उन्होंने ऐसा बोला, लेकिन आज अगर आप देखें तो बतदरीज उनके जाने के बाद जिस तरह से पाकिस्तान नीचे गया और जिस तरह पाकिस्तान ज़ख्मी हुआ, जिस तरह पाकिस्तान को डैमेज किया हमारे अपने सियासतदानों ने, हमारे इदारों को डैमेज किया, हमारे आइन को डैमेज किया, आपके सामने। अब मुझसे को कहे कि आइन को नहीं डैमेज किया तो मैं उसको एक शिक रख दूंगा कि आइन तो बड़ा क्लियर है कि हमें लोकल बॉडीज़ जो नहीं नाफिज करता वो आइन शिक नहीं कर रहा है। तो हमारी कितनी हुकूमतों ने इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट लोकल बॉडीज़ को उनका इनकाद किया, नहीं किया, और बड़ी चीज़ें ऐसी हैं। लेकिन आज जब मैं मुड़कर देखता हूँ तो एक इंटरव्यू मैंने उनका किया, दुबई जाके उसका किया, और उस इंटरव्यू में उन्होंने मुझे बताया कि हाँ इमरान खान सीट नहीं जीत रहा था और पहले इलेक्शन में गालिबन उनके कहने का मतलब ये था कि कोई उनकी मदद से इमरान खान को मियाँ वाली की सीट मिली। और उन्होंने मैंने कहा कि इमरान खान आपके खिलाफ क्यों हुआ, ये तो आपको बड़ा सपोर्ट करता था। तो उनका ही सपोर्ट करता था
फिर इसने आके हमसे ये कहा कि मुझे 50 सीटें चाहिए, 40 या 50 सीट्स चाहिए ऐसे इलेक्शंस में, वो आप हमें दिलवाएं तो फिर हम आपको मज़ीद सपोर्ट करेंगे। तो मैंने इनकार कर दिया और मैंने कहा तुम्हारी 50 सीटें नहीं बनती हैं, 40 सीटें मैं फ्रेंड बता रहा हूँ। तो उस पर नाराज़ हो गया और नाराज़ होने के बाद फिर उसने जो यू टर्न लिया वो सबके सामने। जनरल परवेज़ मुशर्रफ आज हमारे दरमियान नहीं रहे, लेकिन उनके किए हुए बहुत से काम, बहुत बड़ी फहरिस्त है उनके कामों की जो उनकी याद दिलाती रहेगी। 2 काम जो उन्होंने नहीं किए और उनको मैं उनकी ज़िंदगी में भी कहता था, इसलिए मैं उनके गुजरने के बाद भी उनको कह रहा कि एक जो उन्होंने काला बाग डैम नहीं बनाया वो बना सकते हैं। और आज पाकिस्तान के सर्कुलर डेट और ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत हद तक कंट्रोल्ड होता मसला। लेकिन जब आप एक पॉपुलर लीडर नहीं होते और बज़ोर बंदूक आप जब आए होते हैं तो फिर आपको यकीन नहीं होता कि आपके पॉपुलर डिसीजंस के भी पीछे आवाम खड़ी है कि नहीं खड़ी है, आपको गेज नहीं कर सकते उसको। तो यही उनका डिलेमा था। लड़कियों को 30 से पहले सेटल हो जाना चाहिए, बीच में शादी है और बाकी चीजें उसके गिर्द रिवॉल्व करके उसको अकोमोडेट करेंगी। लोगों को जवान बहुएं क्यों चाहिए होती हैं यहाँ? तो अपना लड़का जिसको वो कह रहे होते हैं 60 साल का। हाँ, औरत जो है वो फर्टिलिटी उसकी कम हो जाएगी 30 से ज्यादा, तो मर्द का एरेक्टाइल फंक्शन क्यों नहीं देखते? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम यास्मीन की बैठक के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान नफ़ीफ़ा राव और मेरे साथ मौजूद है मैडम यास्मीन आफ्ताब अली साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। 1-2 दिन पहले मेरी नज़र से एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी वीडियो गुजरी और जिसका क्रक्स ये था कि जो आपकी मैच्योरिटी की एज होती है ना वो शायद 40 इयर्स के बाद स्टार्ट होती है। उस वक्त लाइफ में आप जो भी डिसीजंस लेते हैं वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव भी होते हैं, उससे आपकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है और वो आपको अपनी लाइफ को सेटल्ड करने में बहुत हेल्प आउट करते हैं। लेकिन अगर मैं पाकिस्तान में देखूँ या ख़ास तौर पे जिस तरह से हम ख़वातीन की बहुत ज़्यादा बात करते हैं तो मुझे ये लगता है ख़वातीन के तो हम समझते हैं कि 40 के बाद उनको तो मर ही जाना चाहिए, लिटरली उनको मर जाना चाहिए। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हम अपनी सारी जो लाइफ है हम इमेच्योरिटी में गुजारते हैं और 40 के बाद मर जाएं। तो आप इस बारे में क्या कहेंगी? देखिए, हमारे यहाँ जो एक तासुर है पाकिस्तान में 40 तो बहुत बड़ी एज आपने कह दी, लेकिन यहाँ पे जो तासुर है वो ये है कि 30 साल से पहले कुछ माइलस्टोन्स औरतों को मीट कर लेने चाहिए और वो एज क्या है 30। अगर कोई लड़की 25, 26, 27, 28, 29 और 30 आगे 20s के आगे आ गई है और 30 तक नहीं पहुंची तो ये एक बड़ी ख़तरनाक एज उसकी आ रही है, ये कट ऑफ पॉइंट आ रहा है। लोगों का ख्याल है और मैं जो इस वक्त बातें करूंगी वो मेरा ख्याल बिल्कुल नहीं है और जो मैं इधर राय दे रही हूँ वो सारी की सारी गलत है। लेकिन एक तासुर है कि कम से कम लड़कियों को 30 से पहले सेटल हो जाना चाहिए। एक बच्चा तो पहले हो जाना चाहिए ना 30 पहुंचने से पहले। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप एक mid-20s में पहुंच जाते हैं, एक बुनियादी तालीम, किसी ने BA किया, किसी ने मास्टर्स, किसी ने कोई और डिग्री ली, तो आपको अपने एकेडमिक गोल्स और अपने करियर गोल्स एक लेवल पे रोक देने चाहिए, क्योंकि अब आप शादी का इंतज़ार करें का बोर्ड माथे पे लटका लें और आप इंतज़ार करें, मतलब अगर कोई आपको बड़ा फैंटास्टिक किस्म की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपको कोई स्कॉलरशिप मिल रही है बाहर आईवी लीग यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, वो हो सकता है कोई 3 साल का कोर्स हो सकता है, जैसे आप जब लॉ में JD करते हैं, ज्यूरिस डॉक्टर, इट्स अ 3 ईयर कोर्स। और या आप कोई मेडिकल की आगे की डिग्रियां करते हैं तो वो टाइम लेती हैं। तो भाई हम 30 तक पहुंच जाएंगे तो अभी डॉक्टरी कर ली काफ़ी है, वकालत की बैचलरेट ले ली, क्योंकि हम 30 के
तक पहुंचने से पहले हमें और कुछ अचीव करना है, जिसमें शादी और हमारा जो भी करियर गोल्स और एकेडमिक गोल्स हैं, बीच में शादी है मेन, और बाकी चीज़ें उसके गिर्द रिवॉल्व करके उसको अकोमोडेट करेंगी। ये एक राय है जो बिल्कुल गलत है। अच्छा, अनमैरिड लड़कियों की एज, अगर जो मैच मेकिंग रिश्ता वाली आंटियाँ होती हैं, वो जब कहती हैं ना लड़की जवान हो, यंग हो, तो यंग से उनका मुराद 30 साल की लड़की कभी भी नहीं होती। अच्छा, 29 साल की भी नहीं होती। उससे उनकी मुराद होती है कम से कम चलो 26, बड़ी तोप चली तो 27, फिर रिश्तों की बड़ी तकलीफ हो जाती है। नहीं तो बेशक उनका अपना लड़का जिसको वो कह रहे होते 60 हैं, साल वो का बेशक हो। जो है ना 60 साल का हो। हाँ, ऐसा ही है। और उसमें उनको एक जो रवैया है वो ये है कि अगर किसी लड़की की उम्र 30 या उससे थोड़ी सी भी बढ़ गई, अराउंड दिस एज हो गई, तो आपको तो जो भी रिश्ता आए वो सब्र शुक्र करके और अल्लाह का इनाम समझकर कबूल कर लेना चाहिए। मतलब वो जैसा भी वो जैसा भी हो। अब मैं आपको एक बड़ी नहीं, वैसे दिलचस्प इस चीज़ में एक चीज़ मैंने देखी है, मैंने नोट की है, और वो इसी एटीट्यूड से रिलेटेड है। बेसिकली होता ये है कि माँ बाप के लिए ये परेशानी होती है कि अगर वो आफ्टर 30s जो है, अगर कोई रिश्ता आ रहा है, उनकी बेटी की उम्र उससे ऊपर हो गई है, तो यहाँ पे ये बड़ा प्रॉब्लम है कि उसके लिए या तो फिर किसी ऐसे बंदे का रिश्ता आएगा जिसकी पहले कोई डाइवोर्स हो चुकी होगी, या फिर डाइवोर्स समटाइम्स तो ऐसा भी होता है कि उसके 1-2 बच्चे होते हैं, बीवी मर चुकी होती है, मतलब वो फिर इस तरह के प्रपोजल्स आना शुरू हो अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें मैं आपको अपनी एग्जांपल दूंगी। अच्छा, मेरी 31 इयर्स एज की उम्र में शादी हुई। 33 इयर्स की एज में मेरी बेटी पैदा हुई और उसके 4 साल बाद बेटा। हम फर्टिलिटी के टॉपिक को पे भी आएंगे, लेकिन मैं ये बता दूं कि दिस इज सच अ बैग ऑफ क्रैप कि लड़कियों की फर्टिलिटी पे बड़ा फर्क पड़ जाता है या कंसीव करने में प्रॉब्लम होता है 30 के बाद। आप एक बात दुरुस्त कह रही हैं, मेरा भी एक रिश्ता आया, सर्जन थे, बीवी कैंसर में फौत हो गई, 2 बेटे थे, और जब रिश्ता आया तो मैं उस ज़माने में अफीफ़ा कोका कोला साउथ वेस्ट एशिया रीजन का ऑफिस था, मतलब 6 ममालिक हैंडल करता था। मैं उसकी एडवर्टाइजिंग और सेल्स प्रमोशन की हेड थी, विच मेंट के 6 मुल्कों का वो डिवीज़न मेरे अंडर आता था, और मैं ट्रैवलिंग करती थी। मैं प्योरली करियर ओरिएंटेड औरत थी, और मैं इतना मेरे काम में इन्वॉल्वमेंट थी कि मेरे पास ये भी एक फुल टाइम इन्वॉल्वमेंट है, एक रिश्ते को टाइम देना, और अपनी लाइफ के उस स्टेज पे मेरे पास इतना टाइम नहीं था। तो जब इन साहब का रिश्ता आया, किसी ने जिक्र किया, मैं अपने पेरेंट्स को मिलने वहाँ कैंट गई थी, वहाँ में उनकी रिहाइश थी। तो अम्मी ने कहा भाई फ़लाँ ने इस तरह का दिया है कि 2 बच्चे हैं और इस तरह। तो मैंने अम्मी की बात सुनी, मैंने अब्बा की तरफ मुँह की और मैंने कहा अब्बा, अगर मेरी शादी हुई होती और 2 बच्चे होते और कोई आदमी जो है जिसकी पहले शादी ना हुई हो वो मुझे कबूल कर लेता? अब्बा ने मेरी एक लम्हे को शक्ल देखी और मेरी वालिदा को कहने लगे इनकार करो। तो जब, और ये ख्याल, अच्छा, ये आप आफ्टर 30s बता रही हैं? हाँ, मैं आफ्टर 30s बता रही हूँ। मेरे साथ ये इंसिडेंट बिफोर 30s भी हो चुका है, तो ये हमारे यहाँ मुझे लगता है कि एक मेंटालिटी है। मेंटालिटी। अच्छा, जब मेरी अपने मियाँ से शादी हुई तो मैं उनको पहले से नहीं जानती थी, म्यूचुअल फ्रेंड्स ने मिलवाया। मैं 31 थी और नवीद मुझसे 5 साल बड़े थे, और इतनी पर्सनैलिटी वाला और ख़ूबसूरत मर्द कि 1000 आदमी एक कमरे में हो, आप मेरे शौहर को देखेंगी, नज़र ही उधर जाती थी। और बाय द वे अपने शौहर को प्रपोज मैंने किया था, फॉर द रिकॉर्ड। तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इसमें कि देखिए, क्योंकि एक मर्द का अपनी ज़ात में कॉन्फिडेंट होना बड़ा ज़रूरी है कि वो एक करियर ओरिएंटेड औरत, जिसका मतलब अभी जिसका सितारा चढ़ रहा है और अच्छी पोजीशन पर है, उसके सामने वो इनसिक्योर ना फील करे बीवी होते हुए। और ये खसूसियत बहुत कम मर्दों में हमारे यहाँ देखी है मैंने, जिनमें है वो एक कॉन्फिडेंट औरत से नहीं घबराते। इसके अलावा ये बताइए कि और लोगों को जवान बहुएं क्यों चाहिए होती हैं यहाँ, वजह क्या है? अगर आप यंग हैं
तो लोगों का ये ख्याल होता है कि इसकी तबीयत अभी मुलायम है, इसको हम अपने माहौल के मुताबिक मोल्ड कर सकते हैं, ढाल सकते हैं। अब ये एक बड़ी ही बचगाना और स्टूपिड बात मुझे लगती है, क्योंकि इसमें उम्र का ताल्लुक इतना नहीं होता, तबीयत का जितना आपका वैल्यू स्ट्रक्चर जो आपको अपने घर से मिला हो, जैसे आपका अपना तालीमी मेयार और सोच हो। अक्सर मैंने देखा है, मैं हर एक को नहीं कह रही हूँ अफीफा, लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि जो बच्चियाँ FA करके आ जाती हैं शादी करके या BA करके, वो एक घरेलू सियासत का हिस्सा रहती हैं, तो वो आगे आकर भी उस घरेलू सियासत को बढ़ाती हैं। जो एक प्रोफेशनल औरत होगी उसके पास इन लग़्व बातों के लिए ज़रा टाइम कम होता है। शी इज़ इन्वॉल्व्ड इन अ करियर, वो घर आएगी तो वो चाहेगी कि ताल्लुकात अच्छे हों, सकून का वक्त गुजरे, साफ सुथरा माहौल हो, कोई मसले वाली बात ना हो। तो वो एक ज़्यादा, और आजकल जितने माशी हालात हैं, जो मसाइल हैं, तो जहाँ पे मर्द और औरत दोनों मिलके काम करेंगे तो वहाँ वो अपनी आइंदा नस्ल को एक बेहतर ज़िंदगी दे सकते हैं। दूसरे, हमें ये कहा जाता है कि जितनी औरत की पर्सनालिटी उम्र बढ़ती जाएगी उसके लिए उसकी बिलीफ सख्त होते जाते हैं। अच्छा, उसका मिजाज वो पुख्ता हो जाएगी आदत। तो मर्द का नहीं होता? मर्द का क्यों नहीं कहते? वही तो कह रही हूँ, मर्द का नहीं मर्द का क्यों नहीं कहते हम? यही तो मैं कह रही हूँ। वाई डोंट वी से द सेम थिंग अबाउट अ मैन, कि अगर वो 36 साल का है या 40 साल का है तो उसकी आदतें पुख्ता हो जाएंगी, तो उसको वो लड़की की बेवकूफ़ी या कम उम्री में जो एक तबीयत का हिस्सा होती हैं उसको वो टॉलरेट नहीं कर पाएगा और उसमें लड़ाई झगड़े होंगे। ये हम क्यों नहीं करते बात? हम हमेशा मर्द, औरत जो है वो फर्टिलिटी उसकी कम हो जाएगी 30 से ज़्यादा, तो मर्द का एरेक्टाइल फंक्शन क्यों नहीं देखते? नो, आई एम वेरी सीरियस। मैं ऐसे 3 केसेस जानती हूँ अपने जानने वालों में, जहां जानते हुए 2 केसेस में फैमिली को पता था ये प्रॉब्लम है। अच्छा। उन्होंने फिर भी लड़के की शादी की, उस लड़की की जिंदगी तबाह करी, और उसके बाद तवक्को ये रखी कि अब वो आ गई है तो कुछ हो जाएगा। ऐसे कैसे हो जाएगा? नहीं होगा ना, मगर अकल। एक केस में लड़का चूंकि शरीफ था, उसको अंदाजा था कि कोई मसला है, घर वालों को नहीं पता था, तो हम ये नहीं कह सकते कि घर वालों ने धोखा दिया, लेकिन बाज माहौल होते हैं ऐसे जहां पे लड़के कोई बात खुलकर कर नहीं सकते। तो जब नहीं कर सकते तो वो एक खामोशी इख्तियार किए रखते हैं। उनको पता है मुझे शादी नहीं करनी चाहिए, मुझे एक मेडिकल मसला है, करने की कोशिश और जो भी कहे, उनका 1000 बातें हो सकती हैं जो कही जा सकती हैं, लेकिन वो नहीं कही जाती। उसका नतीजा लड़की की जिंदगी बर्बाद। फिर भी अगर वो लड़की डिवोर्स ले ले, कोई मसला, अब एक कम उम्र लड़की है, उसको दबाना, उसको मैनिपुलेट करना ज्यादा आसान होता है। बिल्कुल। जो एक औरत कॉन्फिडेंट है, करियर ओरिएंटेड है, अपनी जात में मजबूत है, उसको आप इस तरह शायद ना दबा पाए इस किस्म के मसले में। ठीक है। इसके अलावा जो है वो औरतों का हमेशा ये समझा जाता है और कहा जाता है कि वो जो हैं वो ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। वो लड़कियां चूंकि उनका पर्सनालिटी इतनी सख्त नहीं होती, डेवलप नहीं होती, उनके लिए कॉम्प्रोमाइज करना कम उम्र लड़कियों के लिए ज्यादा आसान होता है। सबसे पहले मुझे मेरी जात में अगर खुद एतमादी थी वो मेरे बाप ने थी, और उसके बाद मेरे शौहर ने। तो मैं बहुत खुशकिस्मत औरत थी। बहुत से ऐसे मामलात होते हैं, जैसे अगर हम हॉलीवुड की फिल्में भी देखें, ये सिर्फ यहाँ महदूद नहीं है आफीफा, आप हॉलीवुड की फिल्म्स देखिए तो वहाँ पे 40+ औरत को नॉर्मली, और ख़ासकर पहले तो बहुत होता था, अब भी है, लेकिन उसमें वो दिखाते हैं कि एक औरत जो है वो मदर का, एल्डरली कोई रोल, लेकिन वो भी बड़ा ग्लैमराइज करते हैं कि एक
55-60 साल का बड़ा ग्रेसफुल मर्द है, अगर आपने वो प्रिटी वुमन देखी हो। हाँ नहीं, लेकिन आप ये देखें ना लेकिन कि जितने औरत उससे 3 हिस्सा उम्र में कम है, मगर क्या जबरदस्त अफेयर चला और क्या हुस्न टपक रहा था उनकी जिंदगी में। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स और ये नैरो माइंडेड सोचें हमारे माशरे से इट्स हाई टाइम खत्म होनी चाहिए। यास्मीन आफ्ताब अली साहिबा का आप लोगों ने मैसेज सुना कि लड़कियों को अपने आप को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आपको अपने फादर की तरफ से, हस्बैंड की तरफ से अगर एक कॉन्फिडेंस मिलता है तो वो तो एक प्लस पॉइंट है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो नहीं भी है तो फिर भी अगर औरतें अपने आप को खुद अपने आप पे यकीन करें तो बहुत कुछ कर सकती हैं। आने वाली वीडियो में मज़ीद इस पर बात करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट में हमें अपनी राय देना मत भूलिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़। ये जो बुजुर्ग मेरे साथ खड़े हैं, ये इनकी बेटी थी, किसी मामले की वजह से तलाक हो गई और आखिर 5 साल बाद उसने अपनी साली को, अपनी सास को, अपने साले को बेदर्दी से गोलियां मारी। पहले बीवी को मारा, उसके बाद अपना पहले बच्ची को मेरी, उसके तरले मिलते करे खुदा का वास्ता दिया कि मैं इस हालत में मुझे छोड़ दे। मैंने एकदम 6 फायर मारे ना पेट में। मरी हुई खातून को जो आपकी बीवी थी फिर फायर मारा, दोबारा फायर मारा। कुछ नहीं कह सकता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बागी टीवी और मैं हूं फाइज सुख्ताई। नाज़रीन, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हर बेटी का नसीब अच्छा करे। आप भी सोच रहे होंगे कि मैं कब्रिस्तान में खड़े होकर बेटियों के अच्छे नसीब की दुआ कर रहा हूं। उसकी वजह ये है कि ये जो बुज़ुर्ग मेरे साथ खड़े हैं, ये इनकी बेटी थी और इस बेटी के पेट के अंदर भी एक 9 माह का बच्चा था जिसको कत्ल कर दिया गया बड़ी बेदर्दी से। वो ऐसा कि इन बुज़ुर्गों की बेटी की शादी इन्होंने किसी शख्स से की और वो बदबख्त किसी मामले की वजह से तलाक हो गई और आखिर 5 साल बाद उसने अपनी साली को, अपनी सास को, अपने साले को बेदर्दी से गोलियां मारी और इस तरह से गोलियां मारी कि जैसे कोई इंसान फिल्मों में भी इस किस्म के सीन नहीं नज़र आते। बुज़ुर्ग मेरे साथ मौजूद है। आज सुबह ही उन्होंने अपनी बेटी को साथ वाली कब्र में, उसका भाई है उसके साथ वाली कब्र में उसका जो उनकी माँ है, इनकी बीवी है, ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। लेकिन फिर भी आज की जो तस्वीर दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि ये इख्तिताम होता है कब्रिस्तान, लेकिन होता कैसे है, क्या मामला बना? आपकी तो दुनिया ख़त्म हो चुकी है। बस दुनिया तो ख़त्म हो गई, बस अल्लाह ही मालूम है वजह क्या बनी। तो वजह कुछ नहीं थी, तलाक हो गई है, 5-6 साल हो गए ना, सब काम ख़त्म हो गया। ये काम नहीं करता था। अच्छा। उसकी माँ ने निकाल दिया, मेरे पास रहता था। ठीक है। 5-6 साल मेरे पास रहा। घर में भी आपने रखा कि चलो बेटी ब्याह दी है। हाँ जी, ठीक है। अपनी इज्जत के लिए इसको घर में रखा। ठीक है। वो इनकी नहीं बनी। ठीक है। तलाक हो गई। हुआ क्या जिस दिन, ये कल या परसों, ये जब हुआ क्या? ये वजह से जैसे मैं 7:15 बजे तकरीबन मैं काम पे जाने के लिए बाहर निकला हूँ, दरवाजा खोल के, एक मेरा बाहर था पैर, एक अंदर था, सामने देखा था वो खड़ा हुआ है। ठीक है। उसके बाद मैंने कहा, मैं यार तेरा मेरा रिश्ता ख़त्म हो गया, तू क्या लेना है इधर। उसने कहा मेरी वालदा फौत हो गई है, मैं अपने बेटे को लेने उसकी शक्ल दिखा दी है आखिरी दफ़ा, मिलेगा दादी को। मैं कहा नहीं, तू बाहर चला जाए, मैं नहीं अंदर जाने देता। अब मैं इतना नहीं होगा कि मैं सब पकड़ सकता है मुकाबला, क्यों मेरी लात में भी जरा थोड़ा फाला जो है था, जरा सही हूँ, लेकिन चला नहीं जाता। उसके बाद उसने मुझे धक्का दिया, मैं पीछे हो गया, वो अंदर चला गया। अंदर जाकर कुर्सी पर बैठ गया, कहने लगा आंटी किधर है? वो आ गई, हाँ जी कुर्सी पर बैठ गई, बैठ जाओ। तसल्ली नाल बिठा रहा है जैसे को कहने का है ही नहीं, कुछ वाक़या ही नहीं है। कहने लगा आंटी मेरी माँ फौत हो गई है, मैं वो लेना आया, अपनी दादी का मुँह देख लगा। ठीक है। मैंने कहा अच्छा ठीक है भेज देने। मैंने कहा मामू चला जाएगा, ले आएगा। मैंने कहा कितने बजे जाना है? 10 बजे। कहना ठीक है भेज देने। ठीक है। अच्छा जी, इतनी देर में मेरी बच्ची को थोड़ा सा विदाउट होया, क्योंकि उन्हें कानों में हैंड फ्री लगाई हुई थी, मोबाइल जेब में था। बल्ला जाने गाने लगे उसे क्या लगा था ये नहीं हमें पता।
वो अंगूठियाँ पहनी हुई थी, कड़े पहने हुए थे, हाथ में धागे बांधे हुए थे, सारी उंगली में अंगूठियाँ थी। यानी कि ऐसा लगता नहीं था कि उसके लगता नहीं था। हाँ जी। अच्छा, फिर क्या हुआ? अच्छा, उसके बाद मेरी बच्ची ने घर में फ़ोन किया, नंबर पड़ा था हमारे पास। उसके बाद उसने कहा हाँ भाई कौन? फिर मैं बोल रही हूँ। मैंने कहा तेरी माँ तो जिंदा। वो अंदर से कैश में आई, आगे ना तेरी माँ जिंदा है ना सुन दला। मैंने सुनी, कहना लगा मेरा भाई ने फिर झूठ बोला मेरे से। मैं कहा तू घर से नहीं आया? कहना कि मैं बाहर कहीं से आ रहा हूँ। मेरा दिल में उसी टाइम खुड़ा गया, मैं लगा वो काम करना पड़ेगा। उसके बाद अपना और बेटा मेरा कहना लगा अब तुझी साइड पे हो जाओ, मैं से भेज देना प्यार से कि वो गल बात बहुत सुन लेता, सुन ले था। उसने उसकी भी नहीं सुनी। और मेरी भी वो कहने लगा आंटी फिर मैं जा रहा हूँ, ठीक है, मैं जा रहा, इसे भेज देना। वो जैसे ही उठा, 2-3 कदम आगे रखे ने, ऐसे घुमा, अंदर से पिस्टल निकाला और चैम्बर निकाला, ऐसे चढ़ाया, कहना मैं सारे मार दूंगा। अच्छा। मैं था उस टाइम हो गया पर मेरी बेटी थी, मेरा बेटा था, मेरी बीवी थी। मेरी बीवी अंदर चली गई है और वॉशरूम साफ करने के लिए। अच्छा जी, उन्होंने पहले बीवी को मारा। असी अंदर कमरे में घुस गए दोनों, छोटा बेटा मेरा और मैं कमरे में घुस के कुंडी लगा ली। हम उधर सेफ हो गए, अल्लाह ने बचाना बचा लिया। अच्छा जी, मेरी बेगम ने गोली मारी, उन्होंने कहा तू की करन लिया, वो छड़ गया उधर, मेरी बच्ची के पास चला गया। यानी कि ये उनके आखिरी अल्फाज थे। हाँ जी, उसके बाद दूसरी बेटी की तरफ चला गया। अब वो दरवाज़ा बंद कर रहे, बंद नहीं हो रहा। मैं तो उनका टाइम आ गया बेचारों का, या जो भी कुछ था अल्लाह बेहतर जानते ही। उसके बाद अपना उन्हें पहले बच्ची को मेरी खड़ा हो उसके पास जा गया, उसके ने तरले मिनते करे, खुदा का वास्ता दिया कि मैं इस हालत में मुझे छोड़ दे। कहना लगा नहीं। आपने भी ये अल्फाज सुने होंगे? हाँ जी, मैं सुन रहा था। मैं कहा होगा कि मुझे छोड़ दो, मेरे हाँ पेट जी, में बच्चा क्योंकि सामने का वो वॉशरूम किचन है, मैं जाली का दरवाजा उसके अंदर है, मुझे सारा नजर आ रहा था। अल्फाज आपके कानों में अभी कानों में? हाँ जी, अभी भी है। क्या अल्फाज थे उस बच्ची के? बच्ची के ऐसे कि मुझे खुदा का वास्ता छोड़ दे, मैं इतनी देरी प्रेगनेंट हूँ, मैं छिला करने आई थी, मेरी कोई गलती नहीं, मुझे माफ़ कर दे। उन्हें जाकर माफ़ कर दे। उन्हें एकदम 6 पैर मारे ना पेट में उसके, 2 सीने में मारे, 6 उसमें मारे, वो बेचारी वहीं ढेर हो गई। उसके बाद वो लड़का खड़ा था मेरा, उसका दिमाग ने नहीं काम करा, वो भागा नहीं, वो खड़ा रहा। क्या ना तूने क्या कर दिया? मैंने कहा तू भी है, उसे एक फैर मार दिया। वो जैसे नीचे बैठा ना, जैसे सज्जे में जाते हैं वैसे जाके नीचे गिर गया, हाथ भी ज़मीन पर, माथा भी ज़मीन पर, कुछ नहीं है, लेकिन ना इधर गिरा ना इधर गिरा, जैसे सज्जे में चले जाते हैं ऐसे जाके गिर गया। उसके बाद वो फिर मेरी बेगम की तरफ गया, उन्हें फिर दोबारा फैर मारा उसको, उस मरी हुई खातून को जो आपकी बीवी थी, फिर दोबारा फैर मारा, 2 फैर उसको मारे। अच्छा जी, फिर वो जो बच्ची थी ये वाली, उसको फिर यहाँ गर्दन में मारा एक दोबारा। वो लड़का जो मेरा था उसका यहाँ सिर में मारी है, तो यहाँ से अंदर निकली, दोबारा मारी, दोबारा मारी। हाँ जी, दोबारा मारी, ये सारे दांत उसके बाहर आ गए थे। उसके बाद उसने हमारी तरफ हो जाओ, कमरे में जो हम अंदर थे सारा भाग गया। मैं सुन रहा था, नीचे देख रहा था जाली में से, गोलियां गिर रही, नीचे पकड़ रहा, कर लिया, फिर उसे हवाई कड्डी तसल्ली से मार रहा है, तसल्ली से, कोई यानी कि फिक्र नहीं थी। उसके बाद वो मेरी तरफ आया, उन्हें 2-3 गालें निकाली, बाहर निकाल। मेरे साथ छोटा लड़का था 13-14 साल का, मैं बोल ही ना, चुप हो जा, वो चुप हो गया। अच्छा जो ना फैर जैसे हमारे ना, शायद मैंने कमरे की बत्ती बंद कर दी थी, अंदर अंधेरा हो गया था। अब अंधेरे की वजह से बच्ची अल्लाह ने बचाया, ये अल्लाह बेहतर जानता है। उसने फैर मारे ना 4 बेड के ऊपर, अभी निशान है लगे हुए बेड के ऊपर, यानी कि इधर बैठा इधर बैठा इधर बैठा, इस तरह को। अच्छा मेरा छोटा बेटा को पता नहीं अल्लाह ने कुछ दिमाग में डाला या उसने आप कराया, मैंने कहा हाय अम्मी मैं मर गया, हाय अम्मी मैं मर गया। वो फिर अपना नकल है भी, उसने समझा सारे मर गए। सारे मर गए। उसके बाद वो फिरता रहा अंदर ही, गोलियां चढ़ाता रहा, फैर खड़ा रहा भाई। उसके बाद अपना वो छत पर चढ़ा, छत पर देखा नहीं मेरा भाग सकता, गली की तरफ दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खोल गया, उधर देखा, उधर भी आवाम खड़ी थी, पुलिस वाले खड़े थे, पुलिस वाले भी अंदर नहीं आ सके, वो भी अंदर नहीं है। अच्छा जी, वो मेरे ख्याल को 5 या 10 मिनट बाद आखिरी फैर दे दो जाना, दरवाज़ा खुला था बाहर का, उन्हें अपने आप में फिर छूट गया, अपने आप को भी मार दिया। अपने आप को। इस उम्र के अंदर 4 जनाजे, हाँ जी, आपने भी जारी बात अपने कंधे पे उठाए। हाँ जी, क्या उस वक्त सोच रहे थे, क्या किस्मत को कोस रहे थे?
अल्फाज नहीं है ना, सारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। कुछ नहीं कह सकता। अपने मुस्तकबिल को ये यहाँ पर आज दफना कर तो ये बुज़ुर्ग इस तरह खड़े हैं। तो बहरहाल साथ साथ सारी कब्रें मौजूद हैं। एक बार फिर यही दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला इस दुनिया में जितनी भी बेटियाँ उनके नसीब अच्छे करे। बेटियों के नसीब से जुड़ा एक बदबख्त इंसान जिसने सारा ख़ानदान तबाह कर दिया और बुज़ुर्ग अब इस तरह से रह गए कि इनका कोई परेशानी हाल नहीं है। तो सब्र, और जब बेटियों का रिश्ता करते हैं तो अल्लाह से ही दुआ कर ले करे कि अल्लाह पाक हमारी बेटियों के नसीब अच्छे करे। इसके साथ इजाज़त चाहते हैं, देखते रहे भागी टीवी। शर्म दिला रहा हूँ कि 10 महीने हो गए इमरान खान पे एक केस नहीं कर सके। या तो मान लें इनकी अहलियत नहीं है, मान लें कि ये तो नालायक है। ये बताए ना मुबश्शिर, हाँ। कौन सा ऐसा रहनुमा है जिस पर कोई केस नहीं बना? लोग कैसे पार्लियामेंटेरियंस हैं, तो शर्म नहीं आती कि देखे वो अली अहमद खान दरूद शरीफ पढ़ के असेंबली में रिजाइन कर रहा है। परवेज लाई का क्या मुस्तकबिल? मुझे क्या पता है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर यूट्यूब चैनल। मैं हूं माहिर तबस्सुम और आज मुबश्शिर साहब के साथ एक मेहमान भी हमारे शो में मौजूद हैं। सेनेटर हैं पलविशा खान साहिबा। बहुत शुक्रिया पलविशा साहिबा, आपने कीमती वक्त अपना निकाला। मुबश्शिर साहब, मैं चाहूँगी कि आज हम पलविशा साहिबा से भी शामिल गुफ्तगू करें और उनसे भी पूछें जो भी हम बात करते हैं अपने प्रोग्राम में उससे रिलेटेड। वैसे अगर मैं गलत नहीं हूँ, आप सार मार्केट में बैठे हुए हैं। सार में बैठे हुए हैं और ये पलविशा की ट्रीट है और ये पलविशा मुझे ट्रीट दे रही है। एक अमीर औरत है ये, माशाल्लाह सेनेटर है पाकिस्तान की। और किरमानी साहब भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, बड़े बड़े लोग अपना पीडीएम के बैठे हुए हैं। और इनको मैं ये कह रहा हूँ, शर्म दिला रहा हूँ कि 10 महीने हो गए इमरान खान पे एक केस नहीं कर सके। या तो मान लें इनकी अहलियत नहीं है, मान लें कि ये तो नालायक है, मान लें शहबाज शरीफ को काम नहीं आता, बातें बस करता है, रोना धोना करता है, भीख मांगता है कशकोल लेके। अगर एक केस इमरान पे नहीं हुआ 10 महीने में, तो या तो ये गलत बयानियां कर रहे हैं या वो बेचारा मासूम है। और क्या चक्कर है? सर मैं यही कहने वाली थी कि हो सकता है वो मासूम हो सकता है, कोई पता नहीं, क्या हो सकता है मासूम हो। देखिए जी, हम तो केस एक क्या केसों की भरमार करते हैं, लेकिन उसको रिलीफ देने वाले हमसे पहले तैयार बैठे हैं। ये वो क्या कहना चाहिए, मुकद्दस गाय है जिसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। और शायद इस मामले में हमसे भी कोताही हुई है। जो पहले चंद माह गुजरे, शायद सही कह रहे हैं, लेकिन ये है कि पहले चंद जो माह गुजरे थे उसमें ये नहीं कि कोई ऐसे केसेस जो कि सियासी अनाज की बुनियाद पर बनाए गए हों, केसेस की ना मैं हिमायत करती हूँ ना मेरी पार्टी हिमायत करती है, लेकिन वो लेजिटिमेट केसेस जो पकड़े गए हैं इनके हाथ तिजोरियों के अंदर, इनके हाथ पकड़े गए हैं, तोशाखाना में रंगे हाथ पकड़े गए हैं, वो और फॉरेन फंडिंग और वो तमाम चीज़ें जो इन्होंने जिन पे इनके नाकाबिले तरदीद सबूत हैं। मैं समझती हूँ कि उस पर हम तो साथ अलायंस पार्टनर्स हैं, मेन लीड और वो तो वज़ीर आज़म साहब के हाथ में, लेकिन वो केसेस जिसमें ऐसा कोई शायबा ना हो कि किसी किस्म का सियासी जो है वो अनाद और बुग़ज़ है, उन केसेस को उस पर फिल फॉर अगर गिरफ्तारी बनती है तो गिरफ्तारी होनी चाहिए। और अगर नहीं हुई तो इसका एक इम्प्रेशन ये भी जाता है कि शायद वो इतना बड़ी मुकद्दस गाय है। आप लोग डरते हैं कि वो ज्यादा पॉपुलर हो जाएंगे? डरने वाले दिन तो चले गए। मियां साहब डर रहे हैं, मियां नवाज शरीफ डर रहे हैं। लेकिन मियां नवाज शरीफ तो यहाँ है नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ ना, मुझे अभी राना सनाउल्लाह साहब को उन्होंने जो बुलाया हुआ था, उन्होंने कहा था इनू हले ना पढ़ना है, बहुत ज्यादा साढ़े उत्ते अजाब बन जाए। तो राना सनाउल्लाह आपको बता सकते हैं। सर मरियम नवाज साहब भी तो कहती है ना, मरियम नवाज ने कहा है कि इन पर तो अभी तक जायज केसेस बने ही नहीं है। तो ये जायज केसेस कौन से हैं? मरियम नवाज ने कहा है कि खान साहब पे तो अभी तक जायज केसेस ही नहीं बने। तो ये जायज केसेस कौन से हैं और ये क्यों नहीं बन रहे? जायज केसेस तो फिर मरियम साहिबा बता सकती होंगी कि कौन से ऐसे हैं जिनको फिल फॉर बनना चाहिए। लेकिन वो तमाम चीज़ें जो आवाम के सामने आई हैं, वो तमाम चोरियां जो आवाम के सामने आई हैं,
यहूदियों और भारतीयों से फंडिंग चोरियां लेना। तो सलमान शहबाज की नहीं थी, हमजा शहबाज की नहीं है, कुछ शहबाज शरीफ की भाई नहीं कौन सी है, ऐसी सारों की कौन सी चोरियां ऐसी यार। चीज थी जिस पर केस नहीं बना? अल्हम्दुलिल्लाह हम तो किस चोर चीज हैं पर इस केस मुल्क में नहीं सारे। बना? ये बताए ना मुबश्शिर, हाँ। कौन सा ऐसा रहनुमा है जिस पर कोई केस नहीं बना? कौन सा ऐसा रहनुमा रहा जिसने हवा नहीं खाई जेल की? कौन सा इमरान खान खवातीन ने नहीं, मैं अपनी बात करूं, जब हम इमरान हुकूमत में था उसने बिला झिझक बगैर किसी हिचकिचाहट के खवातीन को उठाया, जो हमारी एक इक़्तिदार तो है ना सियासत में, उसको भी पामाल किया। रात को इसने, याद है आपको, ईद की रात को इसने फरियाल तालपुर साहिबा को किस तरह धक्के मारते हुए ले गए, मरियम साहिबा को जेल, किसके ऊपर? मुझे वो ये भी याद है कि FIA वाले उनको अरेस्ट करके कहीं भूल गए थे तो वो खुद जेल पहुंच गई जाके, तो तुमने मुझे पकड़ना था ना, मैं इधर आ गई, वो भी मुझे याद है। देखिए बात ये है कि अब ऐसी कोई चीज़ रही नहीं। ये अगर काम जो है जो सामने आए, भारतीयों से फंडिंग लेना, इससे बड़ी कौन सी रेड लाइन है पाकिस्तान में जो कि क्रॉस हुई है? इसराइलियों से फंडिंग लेना, ये वो चीज़ें हैं जो अगर हमने की होती या मुस्लिम लीग नून ने की होती या मौलाना ने की होती तो हम यही कहीं डी चौक पे। लेकिन पलवशा मुझे एक बात बताएं कि आप लोग कैसे पार्लियामेंटेरियंस हैं, कुछ शर्म नहीं आती कि देखे वो अली अहमद खान दरूद शरीफ पढ़ के असेंबली में रिजाइन कर रहा है, अदालत में जाके कलमा पढ़ रहा है कि मैंने रिजाइन नहीं किया। लानत नहीं है ऐसे लोगों के इस्लाम पे? कलमा पढ़ने से मैं कैसे रुकूं? नहीं, मेरा मतलब है कि झूठ क्यों बोल रहे हैं यार, ये कलमा तो पढ़ उस पे के। है ना, अब ये अल्लाह ताला और उसका पार्लियामेंटेरियन है आप, उसको कहें वहाँ पे। मेरी बात सुनते हैं कि उसने कितने महीने 2 साल झूठ बोल बोल के हमारे ऊपर कलमा, और हर शो उसने आपका समेत हाँ। शो में वो जाता था, वो शुरू में यही पढ़ता था। हम उसको बहुत अच्छी बात है, अल्लाह का नाम लेने में कोई बुराई नहीं, लेकिन नाम लेते के साथ ही अगली सांस में झूठ बोलना, और वो जान अल्लाह को देनी है, वो भी आपको याद होगा। हाँ, वो जान अल्लाह को देनी है। तो बहरहाल रियासत वो मदीना तो सबूत भी अल्लाह को देने शरियार अफरीदी ने, वो जो ANF के सबूत मदीना थे। से लेके मुबश्शिर जो इसने पहली जो इस्लाम को जिस तरीके से इसने मजहब का इस्तेमाल सियासत में किया, शायद ज़ियाउल हक ने भी नहीं किया। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। नो, और एटलीस्ट ज़ियाउल हक तो बिलीव करता था, अच्छा था यार, ये तो बिलीव भी नहीं करता। देखिए बात ये है कि आपने शुरुआत मदीना के वक्त से की और लोगों के जज्बात से आपके लिए, आप लोगों के एहसासात से किया, उन्होंने ऐसा सबक बांध दिखाया क्योंकि ना चाहते हुए भी यकीन किया उन्होंने। और आप लेके कहाँ गए जब आपके खजाने खुले? तो बीच में से यहूदियों की और भारतीयों की फंडिंग हुई, और अभी तक आ रही है, अभी तक आ रही है, नहीं अभी तक आती होगी। भाई देखे ना, मुझे यहूदियों को इतना मोहब्बत किस पॉलिटिकल पार्टी से हुई है मुबश्शिर? आपको यहूद वहाँ इसराइल की किसी पॉलिटिकल पार्टी को आप कभी फंड करेंगे? कोई तो नाम ही नहीं पता उनको। करेंगे आप कभी भारतीय किसी, आपको क्या मर जाऊंगा, नहीं करूंगा। करेंगे भी तो किसी मुसलमान, इंडिया में अगर किसी मुसलमान पार्टी को किस तरीके से आप फंड कर सकते हैं, हमदर्दी रख सकते हैं, रखेंगे। वो क्यों हमें दें भाई, क्यों दें? इमरान अच्छा जी, आज चले इमरान खान, मदीना बनाने के लिए इमरान खान एक झूठा आदमी, उसको छोड़े। मुझे 2 और चीज़ों पे आपसे यानी जिक्र मैं कर रहा हूँ, कमेंट नहीं लेना मुझे। एक तो टर्की में दूसरा ज़ल्ज़ला आया 7.2 का, इससे पहले आ चुका है 9 का, नहीं ये दूसरा आया मारूफ, ये पहला नहीं था। और उसके बाद सीरिया में तो बहुत ज़्यादा तबाही हो गई है, टर्की में भी हुई है। और अभी 10 मिनट पहले की खबर है कि अमेरिका की रियासत बॉस्टन में भी बड़ा शदीद ज़ल्ज़ला आया। तो अच्छा, मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ठीक है हमारी माली हालात नहीं ठीक है, अच्छे हैं, लेकिन हमारे गवर्नमेंट को चाहिए, आप लोगों को चाहिए कि डॉक्टर्स का वक्त तो आप भेज सकते हैं टर्की और सीरिया के, जो वहाँ पे उनकी देखभाल करें। हम इसमें कोई दो राय नहीं। तुर्की जो और है सीरिया भी इस वक्त मुल्क में वाहिद, दुनिया में वाहिद मुल्क है जहाँ हमारी इस कदर इज्जत है जो करते हैं। इसके अलावा प्यार करते हैं उन्होंने हमारे उनके साथ जो एक जो टर्म्स हैं, जो तारीखी टर्म्स है, उसका कोई बेमुल बदल नहीं। इसके अलावा सीरिया हमारी वहाँ अकीदत है, एक मजहबी, हमारे वहाँ प्यार है, हमारा के मिज़ार हैं, हमारा तो प्यार हमारा तुर्की में भी असहाबा कराम हैं, मौजूद हैं। ये हमारे बरादर ममालिक हैं जो इस तरीन जब हालात तभी खड़े रहे। तो ये तो हम अगर डॉक्टर्स का वक्त, तो मेरे ख्याल में एक छोटी सी चीज़ है, हम इससे ज़्यादा भी कर सकते नहीं, लेकिन हमें चलो पैसे अगर नहीं है हमारे पास सरकारी तौर पे, तो लोग तो खैर दे सकते हैं, हम तो फंडिंग कर सकते हैं, और इस पे आपको लेकिन लेना चाहिए मेरे ख्याल में। यू शुड, मैं आई कैन डू इट। मुझे सिर्फ ये डर है कि हमारे सियासतदान ये ना हो कि जैसे
सैलाब के नाम पे कई अरब रुपया जमा कर लेते हैं और फिर अपने जलसों में लगा लेते हैं। आप करें, क्योंकि वो इमरान खान को आपने देख लिया पहले, सैलाब के नाम पे जमा किया कि मदीना के नाम पे यहूदियों से फंडिंग है, कभी सुनी आप? कहाँ तो मदीना रियासत ही पहले तो यहूदियों की थी, इस्लाम आने से पहले तो यहूदियों की तो थी। नहीं है ना। हाँ, अब तो नहीं, अल्लाह का शुक्र है। जब इमरान आया तब तो नहीं थी ना जी। दूसरी एक जो दुखी खबर है मेरे लिए है, आप लोगों के लिए डिफरेंट हो सकता है, कि परवेज मुशर्रफ जो है वो चले गए हैं और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और कोई जैसा मर्जी कहे, मैं समझता हूँ वो पाकिस्तान की तारीख में बड़ा दरख्शां टाइम था उनकी हुकूमत का, और मैं इस पे आपसे कमेंट नहीं लूँगा ताकि आपके लिए, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग हमारे आज कुछ अपना लोग पार्लियामेंटेरियंस ये जिक्र करे थे, मुझे अभी किरमानी साहब ने बताया कि दुआ ना करो, फातिहा ना करो, क्यों अपना ऐसे हम लोग हो गए? ये किसने हमारी सोसाइटी को इस तरफ कर दिया? देखिए मुबश्शिर साहब आपके अपने जनरल मुशर्रफ से आपके टर्म्स थे, वो हमें मेरा तो बेनिफिशरी है, ठीक है, आप मानते हैं भी बड़ी बात है, लेकिन जनरली हमारी पार्टी के जो है के हवाले से बड़ी तलखे आते हैं। हमारी जमात की बहुत चला जाता है, चला जाता है, वो ठीक है, वो अब उसके और अल्लाह के दरमियान, और वो तमाम लोग जिसके साथ उसने जुल्म किया या जो उसके हाथों गए या जो इल्ज़ाम लगता है वो अब सामने होंगे और परवेज मुशर्रफ जवाब देगा। मोहतरमा बीबी शहीद ने खैर मकदम किया था 12 अक्टूबर के वो सब, वो तो देखिए तारीखी बातें हैं, उस वक्त के जो हालात थे ये सब हुआ, लेकिन उसके बाद जो हुआ जितने उसके विक्टिम्स हैं वो सामने होंगे, आज वही अल्लाह के हुजूर होंगे। और मुशर्रफ साहब अगर जवाबदेह है वहाँ अल्लाह के हुजूर जवाब दे, मैं और आप भी जब हम गुजरेंगे ना तो हमें भी लोगों की दुआओं की जरूरत है ऐसे, लेकिन शायद हमारे हाथ इतने, अल्लाह का रहम करे, अल्लाह खैर करे, अल्लाह रहम करे। अच्छा मुझे ये बताएं माविश, मैं खुद से सवाल पूछ रहा हूँ, अगर आप माइंड ना करें। जी सर, कोई मसला नहीं, लेकिन मैं चाहती हूँ मुशर्रफ साहब के ऊपर आप भी कमेंट करें, क्योंकि जो आज उनको कोई गद्दार कह रहे हैं। मुझे इनसे ये पूछे थे कि परवेज लाई का क्या मुस्तकबिल? आप अच्छा, आपका मेल जो है मिलना जुलना है, मेरा उनसे मिलना जुलना इतना नहीं चले, मोना सलाई है, मोना सलाई कब आ रहे हैं पाकिस्तान? मुझे तो ये भी नहीं पता कि भाग भी गए, बड़ी देर के भागे थे। बहरहाल बात और उनके मतलब कहा जाता है कि $100 मिलियन ज्यादा लेके भागे थे गल्फ स्ट्रीम में। बात है यार, हमें तो पता भी नहीं कितने जीरो लगते हैं, लेकिन एक बात यह है कि परवेज इलाही साहब को बड़ा इज्जत का रास्ता मिला था जब वो उन्हें जरदारी साहब ने इज्जत से रास्ता दिया था। वो वजीर आला भी बन जाते, वो रहते भी, और वो उनका जो वजारत आला को दवाम भी था, लेकिन जब खुदा ने तकदीर में लिख दिया हो ना मुशर्रफ की जलालत है, तो बंदे की आंखों पर पट्टी बनती है और बंदा अपने हाथ से अपनी कब्र खोदता है। तो फिर ऐसा ही हुआ है उनकी बस इज्जत का। लेकिन मुझे ये यकीन नहीं आ रहा कि उन्होंने चौधरी शुजात से खता कर लिया है। ये भी बड़ी हैरत की बात है कि उनका एक खानदानी विरासत जो थे वो समझे जाते थे कि कभी भी इतने करीब थे, लेकिन इक़्तिदार ऐसी चीज़ है, जालिम चीज़ है कि वो खानदानों में भी दरार डाल। इलेक्शन हो जाएगा टाइम पे, हो जाना चाहिए। नहीं आपका दिल क्या कहता है? दिल तो मेरा बहुत सी बातें करते हैं, मैं नहीं कहना चाहती, उन्हीं बातों की बात कर रहा हूँ। देखिए मुझे तो लगता हो जाएंगे, क्योंकि जमातें जो हैं हमारी ये बाउंड है कानून और आइन के दायरे, यही हमारा खासा है। लेकिन अगर कोई इस किस्म के हालात हुए कि जो हम पैलवार है, सही बात है, ये लड़ना पड़ गया, कल कब है एपेक्स कमेटी हमारी मीटिंग है जो आपस में एपीसी है, उसके बाद कोई ना कोई फैसला तो होगा ना कि दहशतगर्दी। माविश आपको एक बात का नहीं पता, मैं आपको एक बात कहूँ पलवशा के मुताल्लिक। पलवशा जो है ना बड़ी कमाल की एस्ट्रोलॉजर है, और पलवशा का जितना एस्ट्रोलॉजी से, पामिस्ट्री से, टैरो से ताल्लुक है ना, आपकी सोच है, ये इल्म नजूम। सर मेरे बारे में जरा पूछते हैं। मुझे पता है, मुझे इल्म नजूम आता है। आपकी खाला भी करती हैं, उनको भी ख्वाब आ जाते हैं। वो अब नहीं आते। ख्वाब तो किसी को भी आ सकते हैं, ख्वाब तो मुझे भी रात को। वो बुशरा बेगम को तो झूठे ख्वाब आते थे यार, अब लोग की बात ना करें। घड़ियों के और ग्राफ के और बेहरी के ख्वाब में नहीं, उनको बशारत हुई है। बशारत तो फिर यार अल्लाह के नबियों को होती है। आप लोग तो एक हदूद ऑर्डिनेंस का पर्चा नहीं काट सके, आप लोगों ने क्या उसको सजा दे दी? नहीं, मेरा मतलब है कि जायज एक बात है, छोड़े इस बात को। कहने का मतलब है आप उनसे हो कुछ नहीं रहा। अब ये तो नहीं, ये जो जातियात है इसको करना क्या चाहते हैं?
ये ज़ातियात वो जाने उनकी। तो फिर अपना रियासत मदीना जिसे बनानी है उसके ऊपर लागू है, जिसे नहीं बनानी उसके ऊपर शायद ना हो। हाँ, ये है कि रियासत मदीना जो बनाने का दावा करता है कम से कम म्यार पे तो किसी पे पूरा उतरना चाहिए, लेकिन ये भी मैं इस पे आपके स्टार्स क्या कह रहे हैं आजकल, ये तो आपको पता हो। मुझे नहीं, मैं स्टार देखती नहीं, मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ स्टार नहीं, अपना प्लीज परमिशन देना मुझे बताइए। नहीं, कसम से मुझे नहीं आती इस बात की। अच्छा, आपको इनकी शक्ल देख के यकीन आ रहा है इस बात? अच्छा, मुझे ये बताएं, कोई होप है हमारे पास? देखिए, फिलहाल तो आप एक मझधार में फंसे हुए, आप लड़ रहे हैं। होप ये हो सकती है कि हमें किनारा मिल जाए, हम इस जिस मुसीबत में फंसे हुए इसमें अल्लाह ताला कोई हमें रास्ता ऐसा दिखाए कि निकल तो जाएंगे। देखिए, मैं समझती हूँ पाकिस्तान इतनी जल्दी जो है इसका डूबना खुदा न खास्ता किसी के भी हक से, दुनिया के हक में पाकिस्तान का स्टेबल रहना एक स्टेबल दुनिया की अलामत है, एक स्टेबल दुनिया की अलामत है। लिहाजा रास्ता जरूर निकलेगा, कोशिश भी जारी है, इस वक्त हालात मुश्किल। अच्छा, 7 खित्ते में इंडिया को प्रॉब्लम्स हो रही हैं अडानी की वजह से। उनका $110 बिलियन जो निकला है उनकी स्टॉक मार्केट से, और मजीद स्टॉक मार्केट का क्रैश शुरू हो गया उनकी, और वो कहते हैं कि जी इंडियन पूरी इकोनॉमी जो है फेक इकोनॉमी है। अगर तो पूरा रीजन इस तरह हिला तो यहाँ इन्वेस्टमेंट्स का क्या होगा? देखिए, फिलहाल तो बड़े शादियाने बजा रहे हैं कि पाकिस्तान जो है खुदा न खास्ता डिफॉल्ट कर रहे हैं, लेकिन बड़ी खुशी हुई कि आज उनके भी अपने कारनामे बहुत सीरियस प्रॉब्लम है वो। तो आपने देखा आज से चंद हफ्ते पहले तक तो वो रोज़ के हिसाब से शादियाने बजाते थे, डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, न्यूक्लियर आर्म स्टेट है, यूँ है, ये है। अब अपने घर उनको पड़ी है तो उनको समझ आएगी कि फेक इकोनॉमी। मोदी माशाल्लाह से अल्लाह ताला उसके होते हुए उनके ऊपर अल्लाह ने अजाब मुसल्लत किया है, उनकी वो अपनी जड़ें जो है वो खोखली करता जा रहा है। और जो उनका एक इमेज था कि सबको लेके चलते हैं सेक्युलर है, उसका ऐसा उसने पोल खोला है जो शायद कोई दुश्मन भी नहीं खोल सकता था। लिहाजा उसके होते हुए मैं समझती हूँ वो कंटेंड रहेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हमें तो अपने घर को सीधा करने की ज़रूरत है। और हम दुश्मनों में घिरे हुए हैं, हम दहशतगर्दों में घिरे हुए हैं। हम इस वक्त एक जंग मुआशी लेवल पे लड़ रहे हैं, एक जंग हम दहशतगर्दी की जो है वो हम पर थोपी जा रही है। वो तो अभी शुरू भी नहीं हुई, क्योंकि अभी तो वहाँ पे 9 फुट बर्फ पड़ी हुई है। आप अप्रैल होने दें, जरा बर्फ खत्म होने दें, फिर देखें अफगानिस्तान के बाद क्या होता है। फिर लड़ेंगे ना मुबशर। ये तो नहीं हो सकता कि भाई यहाँ बैठे मर जाए, ये नहीं हो सकता कि मस्जिदों में मर जाए, ये नहीं हो सकता बाजारों में मरना है तो फिर लड़ के मरना है। मेरा अपना ये पॉइंट ऑफ व्यू कि मरना है तो लड़ के मरो यार। बात बहुत कर ली, सब कुछ बहुत हो गया, अब अगर आ ही गई है तो अल्लाह ताला को खोमे के लड़ो। यही मेरा भी मशवरा इमरान खान को है, जेल भरना है तो पहले ज़मान फारूक से ठीक है, औरों को जेल मत भेजो, खुद पहले। बंदे नाचने वाले होते हैं वो, लेकिन नहीं वो डांसर्स हैं, वो गाना गाने वाले हैं, वो पॉलिटिकल वर्कर थोड़ी हैं। जेल में जाएंगे तो बाकियों का भी दिल नहीं, पहले इमरान खान खुद लीडर पहले जाए, सामने आगे लगे और पीछे डांसर। तो इसी दुआ के साथ माविश हमें इजाजत दें। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमारे चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाजत दें। नहीं, अल्लाह माफ़ करे, एडी किस्मत चंगी को नहीं साड़ी। वो कहते हैं लाहौर की अच्छी लड़की होती है ना, इसलिए। अंदर माहौल इतना गर्म है, कहाँ से ठंड लगे, इसलिए तो घूम रहे हैं हम यहाँ पे। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, मुझे नहीं मिली अभी तक तो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना और आप देख रहे हैं बागी टीवी। फाइनली हम लोग आज एम्पोरियम में हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। क्या करते हैं? स्टडी करता हूँ। कहाँ पे? गुजरांवाला। गुजरांवाला से आए हैं आप लाहौर में? नहीं, मैं बेसिकली मुल्तान से हूँ, स्टडी गुजरांवाला में करता हूँ। स्टडी गुजरांवाला करते हैं, रहते मुल्तान है, और लाहौर में अभी इस टाइम क्या कर रहे हैं? वैसे ही फिरन टुरन है। रुको जरा, सबर करो। फिरन टुरन आए हैं? फिरन टुरन आप एम्पोरियम में आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा फील हो रहा है। मज़ा आ रहा है? आ रहा है मज़ा। लड़की के साथ आए हैं? नहीं, अल्लाह माफ़ करे, एडी किस्मत चंगी को नहीं साड़ी। अच्छा, मुझे बताएं कि ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे कोई आप? हाँ जी ज़रूर। कहाँ पे ट्रैवल किया, मज़ा आया या नहीं? पहले घर से ही चले, हम सीधा मुल्तान से गुजरांवाला आए हैं। रास्ते में कई जगह पे गाड़ी रुकी, कई जगह पे चली, तो
कई जगह ऐसे भी है कि बड़ा बोरिंग एरिया होता है, बाहर मतलब कोई मज़ा नहीं होता। मज़ा तब भी आता है जब कोई साथ बस शास में कोई लड़की शड़की हो या कुंडी पांडी के हो जाए। लेकिन ये है कि गुजरांवाला में जब आया कोई समझ आई है कि गांव के बंदे जब यहाँ पर पहुँचे हैं तो पता लगा इतने भी दुनिया है तो इतने आके फिर पता। बस में कोई लड़की नहीं थी? नहीं, अक्सर नहीं होती, किस्मत एडी चंगी नहीं है ना। अरे कहना क्या चाहते हो? वैसे मेरी शादी हो चुकी है। आपकी शादी हो चुकी है तो बीवी को ले आते साथ? नहीं, बीवी भी गांव की अनपढ़ सी है मतलब। तो क्या हुआ फिर, क्या हुआ अगर अनपढ़ है तो? कुछ भी नहीं, बस ठीक है। अब तो वैसा शो ख़त्म हो गया ना। 6 महीने मतलब 3 महीने में शादी को 6 महीने पहले घर गया था। यहाँ पर हॉस्टल रहते हैं। आप पढ़ते क्या हैं? हम DI फुटवेयर कर रहे हैं, मतलब शू डिज़ाइनिंग के बारे में हम पढ़ रहे हैं। शूज़ डिज़ाइनिंग के बारे में, अच्छा। और ये कोई डिग्री है? हाँ जी, 3 साल की है। डिप्लोमा टाइप? जी जी। अच्छा, और मुझे एक बात बताइएगा कि अभी जो रिसेंटली पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, आपको क्या लगता है कि किसको आगे पाकिस्तान की भागदौड़ संभालनी चाहिए? कोई नए लीडर आना चाहिए। कोई नहीं यार, पाकिस्तान जैसे कि कोई नया आना चाहिए जो ना कुछ अगर आपको बना दें। नहीं, मैं नहीं बनता है। अच्छा, आपको बना भी नहीं रहे, ना बने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं। मैं भी ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जैन। मोहम्मद जैन, क्या करते हैं? मैं भी स्टडी करता हूँ। कहाँ पे? मैं गुजरांवाला में। आप भी गुजरांवाला से आए हैं? कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? मुझे बताएं, आज आप एम्पोरियम में क्या कर रहे हैं? यहाँ हमारे कॉलेज का टूर आया हुआ है साथ एक्सपो सेंटर पे, तो इसीलिए साथ ये वहाँ पे थे तब के, अब यहाँ पे आए हुए हैं। टूर उधर है, आप इधर हैं? नहीं, वो तो हो गया ना, यानी कि सब कुछ देखा है, तो बहुत सुना था इस माल के लिए, तो इसीलिए देखने आए थे। कुछ वैसे ही फिर देखा है। मैं वैसे फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पे हॉस्टल पे रहते हैं हम तीनों गुजरांवाला में। तो वहाँ से हमारा ये ट्रिप, तो पहले तो इतना सफ़र नहीं था, अब जब आते हैं 2 हफ्ते बाद या हफ्ते बाद, तो अब ठीक है अपनी, यानी कि अब ठीक हो गया। मज़ा आता है ट्रैवल करने में? ट्रैवल किसको मज़ा आता है, घर से दूर जाना इतना। नहीं, वैसे कभी टूर वगैरह जाता है तो उसमें ट्रैवलिंग होती है तो कैसा लगता है? साथ हो तो फिर तो एंजॉय बंदा करता है, तो मज़ा आता है सबको। तो आपको आज मज़ा आया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत आया। अच्छा लगा आपको? आप आउट ऑफ सिटी ऐसे आए हैं ना? बस नीचे से ऊपर आए हैं, बस देख रहे हैं, ऊपर से जाएंगे नीचे फिर देखने के लिए। फूड कोर्ट में ही खड़े हुए हैं आप लोग, कुछ बताना चाहेंगे? क्या खाएंगे आप? जो पसंद आ गया खा लेंगे, जो हमें भी खिलाएंगे। आप भी आ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नबील। नबील, इतना तैयार होके आए हुए हैं आप? भाई कैमरा में दिखाएं, इतना तैयार होके आए हुए हैं। ये कहाँ से? शेखपुरा से मैं आया हूँ। आज लाहौर में यहाँ पे एम्पोरियम में आउट ऑफ सिटी से काफ़ी लोग आए हुए हैं। नबील, क्या करते हैं आप? मैं स्टडी करता हूँ 3rd ईयर की। 3rd ईयर में? कौन सी यूनिवर्सिटी में? यूनिवर्सिटी नहीं, कॉलेज के थ्रू कर रहा हूँ, साथ में डिप्लोमा कर रहा हूँ। डिप्लोमा कर रहे हैं, तो पढ़ाई अच्छी लगती है? जी। फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं? फ्यूचर का यही कि कुछ बड़ा करने का। शाबाश बेटा, बहुत बड़ा क्या करना है? बड़ा क्या मतलब मिसाइल बनाना है? क्या होती हैं यंग लड़कियाँ ज़्यादातर अपनी एज से ज़्यादा लोगों के साथ रिलेशनशिप में क्यों जाती हैं? पहली बात तो ये है कि इन्हें चाहिए सबसे ज़्यादा पैसा, ठीक है, और ये बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे फ्लर्ट करती हैं, तो उसके बाद फिर इसीलिए ये जो भी इन्हें यंग या पैसे वाला मिले उनके पास चले जाती हैं। आप सिंगल हैं? था पहले। रुको जरा, सब्र करो। था पहले, अब नहीं रहे सिंगल? फिर हो गया सिंगल। फिर हो गया, ब्रेकअप हो गया? हाँ जी। तो अब अगला कब तक हो जाएगा पैचअप आपका? वही देख रहे हैं, यहाँ से अब मिल ही नहीं रही। यहाँ से लेके जाएंगे? लाहौर से आप लड़की लेके जाएंगे? वो कहते हैं लाहौर की अच्छी लड़की होती है ना, इसलिए। ये भी ठीक है, शेखुपुरा में नहीं मिलती अच्छी लड़कियाँ? मिलती हैं, लेकिन वो स्टैंडर्ड नहीं ना उनका। अच्छा, स्टैंडर्ड वाली लड़की चाहिए भाई। ठीक है नबील, हमारी दुआ है कि आपको स्टैंडर्ड वाली लड़की मिल जाए, और जो भी मिलेगी ना आपने दिखाना है हमें कि कौन मिली है आपको, ठीक है? मैं दिखा दूंगा आपको। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच। अजीम अली, लाहौर से हैं आप? जी लाहौर से। क्या करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ। कहाँ पे स्टडी करते हैं और क्या स्टडी करते हैं? मैं अकेडमी में जाता हूँ अभी तो फिलहाल तो। अच्छा, अजीम नाम है ना आपका? अजीम, मुझे बताएं, शुगर डैडी का पता है आपको? नहीं, पहली दफ़ा नाम सुना मैंने तो। पहली दफ़ा नाम सुना है, लेकिन हमने तो इसके बारे में ही बात करनी थी आपसे। नहीं, इसके अलावा कोई बात करनी थी। क्या बोला तूने? अच्छा, इसके अलावा क्या बात करूं आपसे? आप ही सजेस्ट कर दें। के हवाले से बात करें जो उनसे आजकल चल रही हैं। टिकटॉक के हवाले से? टिकटॉक के हवाले से मैं आपसे क्या बात। अच्छा, मुझे बताएं कि आप टिकटॉक यूज़ करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं टिकटॉक पे? टिकटॉक पे फ़नी वीडियो बनाते हैं ज़्यादा। आप वीडियोस बनाते हैं? जी। क्या, किस तरह की फ़नी वीडियोस बनाते हैं?
फ़नी जो उनसी आजकल चल रही हैं मजाकिया वीडियो। कोई मजाक करके दिखा दें फिर। मजाक तो कोई वीडियो होगी तो मजाक करेंगे ना इसमें, वीडियो के हवाले से ही मजाक करते हैं ना इसमें। जैसे वीडियो के डायलॉग होते हैं उसके हिसाब से फिर चलते हैं ना। अच्छा, आपने कोई मूवीज़ देखी है पाकिस्तानी अभी जो रिलीज़ हुई है? नहीं, मूवीज़ भी नहीं देखते, टिकटॉक यूज़ करते हैं, मूवीज़ नहीं देखते। काम है, इसके अलावा और कोई काम नहीं है। ठीक है, और एम्पोरियम में क्या करें आप? एम्पोरियम में भी वीडियो बनाने आए हैं। वीडियो बनाने आए हैं तो हमें बना के दिखा दे, कुछ तो करके दिखा दे, हम अपने व्यूअर्स को तो दिखा दे। ये अभी शूट करके आए हैं, पोस्ट करेंगे तो फिर ही होगा ना। अच्छा, पोस्ट करेंगे आप। खाना शाना खा लिया आपने? जी, खाना अल्हम्दुलिल्लाह घर से खा के आए हैं। यहाँ नहीं खाएंगे? नहीं, यहाँ पे क्या खा करना है, फास्ट फूड ज़्यादा मैं खाता नहीं हूँ, खाना तो घर से ही खाता हूँ, इसके अलावा बाहर से खाना नहीं खाता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फैसल है। फैसल, लाहौर से हैं आप? जी जी बिल्कुल। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ इधर। कहाँ पे? यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में। और आपको ठंड नहीं लग रही है? आपने कुछ चप्पल वगैरह नहीं? नहीं, अंदर माहौल इतना गर्म है, कहाँ से ठंड लगे। एम्पोरियम में क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, बस सिंगल लड़के हैं ऐसे घूम फिर रहे हैं, और क्या करना। शुगर डैडी के बारे में पता है? हाँ हाँ बिल्कुल पता है शुगर डैडी के बारे में। अच्छा, कौन होते हैं? देखें, ये तो वही बता सकते हैं, ज़्यादातर लड़कियों को ज़्यादा पता था इस बारे में। लड़कियाँ जो होती हैं वो अपने इससे ज़्यादा बड़े एज के लाइक शुगर डैडी वगैरह के साथ क्यों रिलेशनशिप में जाती हैं? प्यारे प्यारे लड़के बेचारे सिंगल घूम रहे होते हैं। तो सिंगल घूम रहे हैं, ये शुगर डैडी सारी लड़कियां ले जाते हैं, सिंगर हमारे जैसे घूम रहे होते हैं एम्पोरियम में, जैसे हम घूम रहे हैं यहाँ पे, इसलिए तो घूम रहे हैं हम यहाँ पे। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। हाँ, शुगर डैडी सारी लड़कियां ले जाती हैं, हम घूमते रहते हैं अकेले, अकेले रह जाते हैं। आपको शुगर मॉमी नहीं मिली? नहीं, मुझे नहीं मिली अभी तक। तो कोशिश तो है, तलाश में आए हैं। ये देखिए मेरा भाई भी आया हुआ अभी तो। हाँ, शुगर मम्मी की तलाश में आए हैं कि लड़की की तलाश में आए हैं? नहीं, वैसे बेसिकली तो हम तो वैसे ही आए हैं, लेकिन आजकल सीन तो यही चल रहा है हर जगह पे जो है ना, शुगर डैडी और शुगर मामा वाला सीन ही चल रहा है। लड़के बेसिकली यहाँ पे ज़्यादातर आते हैं इसलिए शुगर मामा ढूंढने के लिए, और शुगर डैडी का तो फिर आपको पता ही है, क्योंकि पैसा और ख़र्चा करते हैं तो लड़कियाँ पीछे जाती हैं, और लड़कियाँ चाहती यही चीज़ है कि पैसा मिले। हमारी किस्मत का, हम जैसे लड़कों की जैसे सिंगल फिर नहीं हमारी किस्मत है। और ठीक है फैसल, बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया इन्होंने। और फाइनली लोग कहते थे कि आप यूनिवर्सिटी के बाहर क्यों नहीं बनाती हैं व्लॉग, तो देखें आज हम एम्पोरियम में आके लोगों से बात कर रहे हैं, सारी बातें कर ली हैं। और इसके अलावा और भी अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो काइंडली हमें ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा, और हमारी इस वीडियो को भी लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।